नमस्ते व्यूअर्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क टेल्स पर। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको याद दिलाएगा दिल्ली के उस बड़े केस के बारे में जिसने कई दिनों तक पूरे देश में सनसनी मचाए रखी थी। जिस केस के बारे में जानने के बाद लोग सोच में पड़ गए कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है और फिर एकदम नॉर्मली अपनी लाइफ को जी सकता है। मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा वालकर केस की, जहां आफ्ताब पूनावाला नाम के एक शख्स ने अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे। कुछ लोगों को लगता है कि देश में आया इस तरह का ये ऐसा पहला मामला था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आए थे, जिनमें से एक था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 साल पहले आया गौरी हत्याकांड। अब श्रद्धा का केस जहां कोर्ट में है तो दूसरी तरफ गौरी हत्याकांड में पिछले महीने एक ऐसा फैसला आया है जिससे पूरा यूपी और पूरा देश काफी नाराज है। क्या था कोर्ट का ये फैसला और आखिर क्या था गौरी हत्याकांड मामला, चलिए आपको बताती हूँ। तो यूपी की राजधानी लखनऊ, यहाँ एक जगह है अमीनाबाद। यहाँ रहा करता था शिशिर श्रीवास्तव का परिवार। घर में उनकी पत्नी और 19 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। गौरी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, यानी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। गौरी इकलौती थी तो घर में उसे हर चीज करने की आजादी थी और घर वालों की वो बहुत लाडली थी, यानी ये एक छोटा सा सुखी सा परिवार था। लेकिन 1 फरवरी 2015 की तारीख ने इस परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया। तो जैसा मैंने बताया कि तारीख थी 1 फरवरी और साल था 2015। गौरी दोपहर करीब 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए घर से निकलती है। माँ से कहती है कि ड्राई क्लीनिंग के बाद वो मंदिर जाएगी और फिर घर लौट आएगी। 12:30 बजे की निकली हुई गौरी शाम के 4 बजे तक भी नहीं लौटती है तो माँ को चिंता होने लगती है। वो गौरी को फोन करती हैं, लेकिन गौरी फोन नहीं उठाती। परेशान होकर माँ अब शिशिर को यानी गौरी के पिता को फोन करती है और बताती है कि गौरी अभी तक घर नहीं लौटी है और ना ही फोन उठा रही है। अब शिशिर ने भी गौरी के नंबर पर फोन किया, लेकिन इस बार फोन उठा। फोन के उस तरफ एक लड़का बात कर रहा था। उसने कहा कि गौरी थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इसके बाद माँ बाप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए कि शायद गौरी अपने दोस्तों के साथ होगी। लेकिन एक बार फिर जब गौरी घर नहीं लौटी तो उन्होंने फिर से उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन ये जो भी लड़का था ये ही हर बार फोन उठा रहा था और बार बार कहने पर भी माँ बाप की बात गौरी से नहीं करवा रहा था। उसने गौरी के पेरेंट्स को गौरी के कभी हॉस्पिटल में एडमिट होने तो कभी पार्क में होने जैसे कई झूठ कहे। उसके माँ बाप हर जगह भागते दौड़ते रहे, लेकिन 7 बजते बजते भी गौरी का फोन जब नहीं आया और उसका फोन अब स्विच ऑफ आने लगा तो गौरी के माँ बाप ने अब पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस स्टेशन जाकर माँ बाप ने हर एक चीज बताई कि कैसे वो सुबह 12:30 बजे निकली थी और इसके बाद फोन पहले उसने नहीं उठाए और फिर लगातार एक लड़का उसका फोन उठा रहा था और आखिरकार उसने अब फोन स्विच ऑफ कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और माँ बाप की परेशानी समझते हुए तुरंत पुलिस ऑफिसर्स ने गौरी की तलाश शुरू कर दी। दिन बदल चुका था। 1 फरवरी की 12:30 बजे की घर से निकली गौरी श्रीवास्तव 2 फरवरी की सुबह तक नहीं मिली थी। उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है। तारीख 2 फरवरी लग ही चुकी थी और सुबह के करीब 7 साढ़े 7 बज रहे थे। पुलिस को अब शहीद पथ के पास एक बोरा दिखता है जिसके आसपास 3-4 कुत्ते थे और वो कुत्ते उस बोरे को घेर कर खड़े हुए थे और उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस बोरे के पास पहुंची तो अंदर देखकर हैरान रह गई। दरअसल बोरे के अंदर इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे जो दिखने में किसी लड़की के लग रहे थे। पुलिस अच्छे से देख पाती, जांच कर पाती, इतने में थोड़ी ही दूर पर पुलिस को एक और बिल्कुल ऐसा ही बोरा मिला जिसमें हाथ, सिर और बाकी कुछ टुकड़े थे।
बोरे में लाश के टुकड़े मिलने की ये खबर देखते ही देखते पूरे शहर और फिर पूरे यूपी में फैल गई। पुलिस इन दोनों बोरों को अब हॉस्पिटल लेकर आई। शरीर के सभी टुकड़ों को जोड़कर उन्हें रीअरेंज कर एक शरीर बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद गौरी के माँ बाप को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि एक लाश मिली है जो उनकी बेटी की हो सकती है। माँ बाप ने तुरंत बेटी को पहचान लिया। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी की इस तरह से हुई मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। अब ये मामला काफी संगीन था और काफी हाई प्रोफाइल हो चुका था, तो तुरंत कार्रवाई भी शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले गौरी का फोन खंगालना शुरू किया। हालांकि उसके फोन से, उसकी कॉल से, उसके मैसेजेस से कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिससे किसी पर भी शक की सुई घूम सके। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए ये पता लगाया कि गौरी की आखिरी लोकेशन तेलीबाग नाम की जगह पर थी। साथ ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें गौरी कुछ दूर पैदल चलती दिख रही थी। उसके हाथ में उसका फोन था और वो फोन पर शायद किसी से बात कर रही थी, चैट कर रही थी। इतने में एक बाइक आती है और गौरी इस बाइक पर बैठ जाती है। इसके बाद गौरी का कहीं कोई अता पता नहीं है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, लेकिन गौरी इसके बाद कहीं नहीं दिखी। अब इस क्लिप में ना तो आरोपी का चेहरा साफ था और ना ही उसकी बाइक की नंबर प्लेट का। पुलिस को यहाँ भी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार जिस लड़के की बाइक थी उसके बारे में पुलिस पता लगाने में 2-3 दिन में कामयाब हो ही गई। इस शख्स का नाम था हिमांशु प्रजापति। पुलिस ने उसकी सारी कुंडली खंगालनी शुरू की। पता लगा कि 23 साल का ये हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और वो सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा है। गौरी की मौत को अब 7 दिन बीत चुके थे। इस बीच पुलिस ने हर पॉसिबल सस्पेक्ट से बातचीत कर ली थी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल ही रही थी, लेकिन अब बारी हिमांशु प्रजापति की थी। पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो इंटेरोगेशन में उसने पुलिस को यहाँ वहाँ की बातें बताई, लेकिन कुछ ही देर में वो टूट गया। हिमांशु प्रजापति ने कबूल किया कि उसने एक तरफा प्यार में गौरी श्रीवास्तव की हत्या की है। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी गौरी से ऑनलाइन मुलाकात हुई थी। गौरी काफी खुले विचारों वाली लड़की थी और उसके कई मेल फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो सभी से व्हाट्सएप पर बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप पर ही बात हुई थी। ऑनलाइन चैट करते करते दोनों की दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने मिलने का तय किया। उसके बाद दोनों रोजाना मिलने लगे। महीने बीतते गए और जनवरी 2015 आया। हिमांशु का परिवार मुंबई जा रहा था, लेकिन वो उनके साथ नहीं गया। 4 फरवरी को उसके परिवार ने वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना इस बार वो गौरी को अपने घर बुलाए। दरअसल मन ही मन वो गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन गौरी तो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी। इसीलिए हिमांशु के कहने पर वो उससे मिलने के लिए राजी भी हो गई। तो 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और अपने घर ले आया। दोनों बात कर रहे थे कि तभी हिमांशु ने उससे कहा कि वो अपना उसे फोन दिखाए, लेकिन गौरी ने फोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने फोन छीना और जैसे तैसे करके पासवर्ड भी ले लिया। हिमांशु ने देखा कि गौरी की कई लड़कों से बातचीत होती थी, जिसे देखकर उसने अपना आपा खो दिया। दोनों के बीच बहस होने लगी। लड़ाई बढ़ी तो हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहीं गिर गई। हिमांशु को लगा कि वो शायद मर गई है, इसलिए घबराकर वो घर से कहीं चला गया। घर से निकलने के बाद हिमांशु एक दुकान में गया। वहां जाकर उसने खूब शराब पी और सोचा कि कैसे वो गौरी की लाश को ठिकाने लगाएगा। इसके बाद उसने दुकान से आरी खरीदी और कुछ बोरियां लेकर आया। उसने लाश के टुकड़े किए, उन्हें बोरियों में भरा, बाहर फेंक कर आया। घर लौटकर पूरा घर साफ किया और फिर सो गया। हिमांशु ने पूरा जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि हिमांशु ने गौरी का गला दबाया था, लेकिन उस वक्त तक गौरी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो कोमा में चली गई थी। यानी हिमांशु ने जिंदा गौरी के साथ वो सब दरिंदगी की थी। खैर, मामला अब कोर्ट में पहुंचा और यहाँ से एक और नई कहानी शुरू हो गई। हिमांशु के वकील ने कोर्ट में मजबूती से कई दलीलें दी
सरकारी वकील ने पैरवी की, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर सवाल पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस की घोर लापरवाही भी सामने आई। जांच दरअसल सही से हुई ही नहीं थी। पुलिस का पूरा केस कहीं न कहीं हिमांशु की कबूलनामे पर ही टिका हुआ था। जैसे कई सारे जरूरी कागजात जो केस से जुड़े हुए थे, पुलिस उन्हें सही से ना तो जमा कर पाई थी और ना ही कोर्ट में पेश कर पाई थी। तो सालों साल ये केस चलता रहा और अपना जुर्म कबूलने वाले इस शख्स को, हिमांशु प्रजापति को, जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि मामले में 75 गवाह बनाए गए थे। इनमें से केवल 14 गवाहों की जांच की गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कोई जरूरी सबूत पेश नहीं कर पाई। ना ही लाश मिलने के बाद पुलिस ने गौरी के माता पिता का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा था। यानी कायदे से उस बोरी में मिली लाश और वो जो खून था वो किसी भी लड़की का हो सकता था। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में पुलिस ने बहुत ब्लंडर्स किए थे और इन्हीं ब्लंडर्स के कारण हिमांशु प्रजापति आजाद हो गया। बताया ये भी गया कि गौरी का फोन जो बरामद करने की बात पुलिस ने कही थी वो भी फर्जी ही थी। यानी कुल मिलाकर दमदार सबूतों का ना होना और कमजोर वकील, इन सब के कारण हिमांशु प्रजापति इस मामले में रिहा हो गया और आज वो आजाद है। हालांकि मामले में क्या गौरी के माता पिता आगे अपील करेंगे, क्या पुलिस अपने एंड से इस केस में कुछ भी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे केस को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।